नमस्कार दोस्तों। आपातकाल इस शब्द को सुनते ही अतीत की वो काली तस्वीरें सामने आने लगती हैं। लोकतंत्र के इतिहास का जिसे काला धब्बा बताया गया, उस आपातकाल के 50 साल 2025 में पूरे हो गए। बीजेपी ने इस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया तो कांग्रेस ने सरकार पर अघोषित आपातकाल को लागू करने के आरोप लगाए। आपातकाल भारतीय राजनीतिक इतिहास का वो दौर है जिसे कोई याद करना नहीं चाहता, और याद करता भी है तो कांग्रेस को कोसने के उसे हज़ारों बहाने मिल जाते हैं। आज की परिस्थिति में, आज की राजनीति में आपातकाल के क्या मायने हैं और इस आपातकाल ने भारतीय राजनीति को किस कदर प्रभावित किया है, ये आज हम जानते हैं। और इस बारे में बात करूंगा मैं अपने पापा से, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं, और वो अपनी व्यक्तिगत राय आपातकाल और उसके बाद भारतीय राजनीति के बदलते संदर्भों पर रखेंगे। पापा, आपातकाल और जो ये राजनीति अब है, जो बदली है, तो ये जो भूमिका है आपातकाल की, उसने किस कदर भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है? देखिए, निश्चित रूप से आपातकाल हमारे राजनीतिक जीवन का एक अनुचित अध्याय है, अनुचित घटना हुई। लेकिन जिस परिस्थिति में हुई और जो भी कारण रहे, वो एक गहन शोध का विषय है। समय 50 साल का कम नहीं होता, और अब जो आपातकाल को याद किया जा रहा है वो राजनीतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है, अपने लाभ और हानि को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, अपने लाभ और अपनी हानि को ध्यान में रखकर। जो कमियां आपातकाल की थीं वो अपनी जगह थी, लेकिन उस आपातकाल के दौरान कुछ ऐसी बातें थीं जिनसे हम आज सबक ले सकते हैं, और अगर उसको हम राष्ट्रीय जीवन में उतारें तो देश का और अधिक भला हो सकता है। कमियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जो कुछ विशेषताएं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए आगे के लिए भी और आज के दिन भी, जैसे मान लीजिए आपातकाल के समय सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रही तो वो थी पंक्चुअलिटी की, समय सीमा की। हम लोग उस ज़माने में थे, आपातकाल के पहले गाड़ियाँ अनिश्चित विलंब से चलती थी, शायद ही कोई ट्रेन समय पर आए, लेकिन आपातकाल लगते ही गाड़ियाँ समय से दौड़ने लगी। आप गाड़ियों से अपनी घड़ी का समय मिला सकते थे, आगमन और प्रस्थान से। कार्यालयों में काम तेजी से होने लगा। उस समय एक बड़ी, या यूं कहिए कि एक बड़ा आरोप था विपक्ष का कि कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, समय सीमा का पालन नहीं होता, लोग समय से नहीं आते। आपातकाल लगते ही जैसे ये छूमंतर हो गया और सब कुछ समय से चलने लगा। तो अगर आज के दिन भी हम इन दो बातों को अगर प्रयोग में लाएं, आपातकाल हर चीज़ में सो लाभ, उसके हर चीज़ की आप कहें कि हर उसका लाभ और उसकी हानि होती है, हर चीज़ में सन्निहित। हम केवल आपातकाल की हानियों की चर्चा करते हैं और राजनीतिक दृष्टि से करते हैं।
लेकिन अगर राष्ट्रीय चरित्र को ऊपर उठाने की दृष्टि से करें तो कम से कम समय का अनुपालन तो ज़रूरी है हर क्षेत्र में। ये तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि समय के अनुपालन के लिए आपातकाल लगा दिया जाए। इसका ये तो मतलब मानवीय राजनीति में ये तो आपातकाल तो ऐसी घटना थी जिसे लेकर खुद राहुल गांधी और यहाँ तक कि कांग्रेस भी बैकफुट पर हमेशा रही है और माना है कि इसने गलत किया है। और आज भी राजनीति उसी बात को लेकर हो रही है, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आज़ादी। आपातकाल तीसरी बार 75 में लगा था, 2 बार उससे पहले लगाया जा चुका था, वो युद्ध के समय था। तो सिर्फ समय पर ट्रेन चले और सिर्फ समय पर ये हो, वो उसकी राजनीति तो आप उसका एक अलग पक्ष बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद राजनीति क्या बदली है, आज उस आपातकाल ने कांग्रेस को क्या सिखाया है और उस आपातकाल के बाद देश कैसे बदला है और आज की राजनीति पे उस आपातकाल को लेकर कैसे भुनाया जा रहा है, मैं इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो कुछ कहा उस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि समय का अनुपालन एक बड़ी चीज़ है और उसके लिए आपातकाल लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्थिति इतनी गिरी और आपातकाल लगाने के भी अन्य राजनीतिक कारण थे। लेकिन आज जिन कारणों से उनको मुखर किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, वह दलगत राजनीति है। हम यह जानना चाहते हैं जो कमियां आपातकाल के पूर्व कांग्रेस के शासनकाल में थीं, क्या आज के लोग जो सत्ता में हैं यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उन कमियों को उन्होंने नहीं दोहराया? किस तरह से कई कानूनों को, खास करके आप देखिए जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बात है या चुनाव आयोग में नियुक्तियों की जो बात है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि उस समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च के मुख्य न्यायाधीश रहें। क्यों उसको नहीं माना गया और मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से बाहर कर दिया गया? इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार का उन नियुक्तियों में पूरा दखल रहे। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और उसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी उसमें होते। दूसरी बात आप देखिएगा, एक तो ये हुआ, दूसरी बात भ्रष्टाचार के मामलों में भी क्या कमी आई है। जो लोग, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, जो लोग प्रशासन के संपर्क में हैं, जिनका आना जाना ब्लॉक्स, जिला और अन्य जगहों पर है, क्या वहाँ भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया? तो फिर जिस तरह से बड़े पदों पर अवधि विस्तार किया जा रहा है और किया जाता है, और कुछ मामलों में जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं वो तथ्य से परे नहीं हैं कि उन संस्थाओं का भी राजनीतिक प्रयोग होता है या दुरुपयोग होता है। और उससे बड़ी बात हम यह कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में और सब जो सबको पता है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ? कोई पार्टी क्या दावे के साथ कह सकती है कि वो भ्रष्टाचार के परे है? किस तरह से भ्रष्टाचार को सांस्थानिक बनाया गया और कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
चूँकि सब पार्टियों ने लिया है। तो भारतीय राजनीति में जो आप स्वच्छता की बात करते हैं तो उसकी गंगोत्री गंदी हो गई है। मेरा सवाल ये है कि आपातकाल देश में लगाया गया, आपातकाल की चौतरफा निंदा हुई। आपातकाल श्रीमती गांधी ने राजनीतिक कारणों के तहत ही लगाया था, और आपातकाल पर राजनीति होगी या हो रही है, वो होनी ही है, क्योंकि जब राजनीति से ही आपातकाल का जन्म हुआ तो ये युद्ध के बहाने, आप युद्ध के समय में जैसे 62 में या 71 में लगाया गया था, वो आपातकाल तो था नहीं। हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ श्रीमती गांधी ने आपातकाल का रास्ता चुना था। तो जब अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस सरकार ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, इंदिरा जी के नेतृत्व में आपातकाल लगाने का फैसला किया, तो वो राजनीतिक निर्णय था। भले ही बाद में 75 के बाद, 77 के बाद जब आपातकाल 21 मार्च को ख़त्म हुआ, तो उसके बाद श्रीमती गांधी चुनाव हार गई, क्योंकि देश में आक्रोश था, और उसके बाद फिर गांधी चुनाव जीत गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपातकाल ने राजनीति में कैसे बदला, क्योंकि बीजेपी अब 50वें साल में संविधान हत्या दिवस के तौर पर आपातकाल को मना रहे थे, आपातकाल के दिन को मना रही कि संविधान की हत्या का दिन है वो। और इसी संविधान के मुद्दे पर पिछले चुनाव में कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने बीजेपी को रोकने में कामयाबी पाई थी। तो आपातकाल ने का जो शब्द है इमरजेंसी, इसने किस कदर राजनीति को प्रभावित किया, इस बारे में बताएं। निश्चित रूप से आपातकाल अच्छी बात नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन में ही लगाया जाना चाहिए। हमारे संविधान में जो व्यवस्था है धारा 352 में, उसके अनुसार 3 तरह की इमरजेंसियां लगती हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर या उसकी शंका हो, और उसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर इंटरनल डिस्टरबेंस है, आंतरिक अशांति के नाम पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो किया गया वो अच्छा था, मैं यह कह रहा हूँ कि जो किया गया वह गलत था, उसकी निंदा हुई, उसमें एक्सेसेज हुए, और उसका परिणाम भी मिसेस गांधी को भुगतना पड़ा। वो सेटलमेंट हो गया 1977 के इलेक्शन में ही। लेकिन आज जिस कारण से उस आपातकाल को याद किया जा रहा है, मेरा कहना इतना ही है, क्या जो उस समय कमियां थी, मान लीजिए भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का किस तरह से राजनीतिक उपयोग होता है, तो आप थोड़ा पीछे चलें और अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसमें लोकपाल के सुन लीजिए, जिसमें कौन कौन थे, भाजपा थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी अन्ना जी के नेतृत्व में, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जन लोकपाल की बात कर रहे थे। उससे पहले ये माहौल बनाने में कॉमनवेल्थ गेम्स का उन्होंने सहारा लिया, और सुरेश कालमांडी के ऊपर ज़बरदस्त राजनीतिक हमला हुआ और बताया गया वो सबसे भ्रष्ट है, और सारी परिस्थितियों के लिए सुरेश कालमांडी जिम्मेदार हैं, उनको जेल की सज़ा भी हुई। लेकिन आज आपने क्या देखा है, महीना दिन अधिक से अधिक हुए हैं, ईडी ने या जो संस्था थी उसकी जांच के लिए कोर्ट में रिपोर्ट दिया है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, और संजोग है कि सुरेश कालमांडी भी अभी जीवित हैं, 80 साल उनकी उम्र है। तो वो कौन सा भ्रष्टाचार था? वो भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात थी, या सत्ता में आने के लिए प्रोपगंडा करने की बात थी? दूसरी बात, बोफोर्स का मामला लीजिए, थोड़ा और पीछे जाइए, उसमें भी इस तरह की बात हुई। लेकिन राजीव गांधी का एक अपना ऐसा व्यक्तित्व था, उनकी ऐसी छवि थी कि किसी ने उन पर डायरेक्ट ये नहीं कहा कि राजीव गांधी आप भ्रष्ट हो। नारा निकला मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन, नकली क्यों है तोप मशीन।
अगर तोप मशीन नकली थी और उसमें भ्रष्टाचार का सौदा हुआ, तो फिर कारगिल में तोप मशीन क्यों सबसे अधिक सक्सेसफुल रहा? मैं राजनीतिक पहलू से बात कर रहा हूँ। संवैधानिक और अन्य पहलुओं से आपातकाल लगाना एक गलत कदम था और उसकी सज़ा मिसेस गांधी को मिली, जनता ने दिया। फिर उसको आप उस तरह से क्यों कुरेद रहे हैं? आप उसकी अच्छाइयों को क्यों नहीं आगे रखते हैं और उससे सीख लेकर के उसको दोहराने की उससे सीख लेकर के आगे अच्छा करने की बात क्यों नहीं करते? और एक बात कि अरविंद केजरीवाल का जन लोकपाल बिल कहाँ गया? आज तो बीजेपी भी पूछ रही है, दिल्ली चुनाव के समय पूछ रही थी। तो सवाल ये उठता है कि पूरे राजनीति में मान लीजिए कांग्रेस की गलतियां थी, जहां उन्होंने गलती की उसको उन लोगों ने माना भी, लेकिन ये लोग जो उन गलतियों को मिटाने चले, फिर उन गलतियों के दलदल में क्यों धंसे जा रहे हैं? तो बीजेपी संविधान की हत्या की बात कर रही है और संविधान हत्या दिवस बीजेपी ने मनाया है 25 जून को, आपातकाल की बरसी पर, 50वीं बरसी पर। और बीजेपी यही पूछ रही है, जो बात आप कुरेदने की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी यही पूछ रही है कि संविधान बचाने का नारा देने वाले, जिन्होंने अतीत में ऐसी ऐसी गलतियां की हैं कि संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ी कांग्रेस के शासनकाल में, तो जाहिर है बीजेपी विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ये सवाल उठाएगी। वो अलग बात है कि बीजेपी ने कांग्रेस में सत्ता में आने के बाद वो सारे गुण सीख लिए हैं और उस सारे पैंतरे कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना रही है, जो कभी कांग्रेस थोड़ी कमतर तरीके से अपनाती थी। अब बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की जगह बीजेपी ही कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ये भी तो राजनीति ही है। जब ईडी के छापे पड़ते हैं और बहुत सारे मामलों में तो ऐसा देखने में आया, जिसके कुछ उदाहरण आपने दिए हैं कि भ्रष्टाचार की बात की खूब ज़ोर शोर से उठाई गई और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, वहाँ तो कुछ भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था। या जैसे 2G स्कैम का जिक्र तो आपने नहीं किया कि 2G स्कैम में कहना पड़ा कि वो कोई नुकसान नहीं हुआ था सरकारी खजाने। यहाँ तक कि राजीव गांधी वाले बोफोर्स में भी उनको दोष मुक्त किया गया मरणोपरांत। तो मेरा कहना ये है कि बीजेपी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, राष्ट्रीयता को प्रमुखता से उठाती है, जिसमें राष्ट्रीयता को खोखला करने वाली जो बातें हैं उनमें भ्रष्टाचार प्रमुख है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि बीजेपी इस भ्रष्टाचार को समूल समाप्त करने के लिए कितना सक्रिय है। अभी हाल में ही देखिए, वो चरित्र तो स्पष्ट होता है। बीजेपी के एक एमपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश में गृह युद्ध करा रहा है। विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश, उन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा, सो हमको क्या कहना है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसके विरुद्ध कोई बात हुई? इतनी बात। और यदि कुछ हुआ भी तो वो न्यायालय के द्वारा हो रहा है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर, पार्टी के स्तर पर क्या हुआ? आप तभी ना अपने आप को बेटर फुटिंग में रखेंगे जब आप उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। और ये जो हुआ, अभी जो कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं या जिस तरह से राजनीतिक घेराबंदी हो रही है, और जिस समय की ये बात है उसको 50 साल हो गए, वो नेतृत्व कहाँ है? आज न मिसेस गांधी हैं, न राजीव गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। तो हम सवाल पूछना यह चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने या पूर्व के लोगों ने कुछ गलतियां की, तो उसको लेकर आज के लोगों को प्रताड़ित किया जाए या उसको बना करके और कुछ किया जाए? नहीं, तो वो तो याद अगर दिला रही है बीजेपी, तो इसमें क्या बुरा है? बीजेपी याद दिला रही है कि ऐसा अतीत में हुआ है और ऐसा उसी पार्टी ने किया है
जो संविधान बचाने की बात करती है, वो ये उसी पार्टी का इतिहास है। आप देखिए कितनी बार देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, कितनी बार चुनी सरकारें गिराई गई उसी संविधान के हवाले से। तो ये तो हर किसी ने सत्ता में रहते हुए अपने हित के लिए फैसले उसी हिसाब से फैसले लिए हैं और उसको जायज़ ठहराया है। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में बहुमत से बातें होती हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी का ज़माना था जब एक मत से सरकार गिर गई थी। क्या आज के दिन में एक मत से सरकार गिरेगी? जब तक संविधान लागू है और बहुमत का सिद्धांत लागू है तो एक मत से सरकार गिरेगी। उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। और जहाँ तक सीख की बात है, युवाओं को बताने की बात है, तो वो बताना गलत नहीं है। लेकिन संविधान की हत्या कैसे हुई? संविधान को एक झटका लगा, ज़बरदस्त झटका लगा आंतरिक आपातकाल से। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि संविधान को बर्खास्त कर दिया गया। आज भी उसी संविधान के तहत शासन चल रहा है। उसमें तो कहाँ से संविधान की हत्या हो गई? अगर आप बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक हैं तो कह सकते हैं कि ऐसा झटका दिया, वो इंटेंट टू मर्डर था। संविधान की हत्या का प्रयास हुआ, दोनों में फ़र्क है। हत्या होना, हत्या का प्रयास करना, और ज़बरदस्त झटका धक्का देना, तो इस समय फर्क है। नहीं, तो वही बात है कि जब आप अब राजनीति करेंगे, मतलब कांग्रेस राजनीति करेगी और ये कहेगी कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया कि ताकि संविधान बदला जा सके, तो जाहिर है बीजेपी कहेगी कि आपने तो संविधान की हत्या ही की थी, आपने संविधान की हत्या की कोशिश की थी। हमारा 400 पार का नारा नहीं हो पाया, हम 240 पे आ गए। लेकिन अब जब आपका प्रोपेगेंडा की लाइन या लोगों को समझाने की लाइन अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस की ये थी, तो बीजेपी की भी लाइन यही रहेगी। क्योंकि बीजेपी, नरेंद्र मोदी आखिरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने ही, चाहे आपने कितनी भी, चाहे मतलब विपक्ष ने कितनी भी कोशिशें की। देखिए, बीजेपी या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने चूँकि उन्होंने बहुमत का इंतजाम कर लिया। लेकिन आप तरीके से देखें तो बीजेपी हार हुई है। बीजेपी की एक अल्पमत सरकार है। 272 कम से कम होना चाहिए, उसके पास 240। इस बारे में मैं राजीव गांधी की एक बात रखना चाहूँगा। जो कांग्रेस जब हारी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो 197 सीट कांग्रेस के पास थी। लेकिन राष्ट्रपति ने उनसे कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि वो सबसे बड़े दल थे हार के बाद भी, लेकिन राजीव गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध, हमारी सरकार के विरुद्ध लड़ा गया। ठीक है, हम सबसे बड़े दल हैं, लेकिन हम हार गए हैं, इसलिए किसी दूसरे दल को सरकार बनाने के लिए दिया जाना चाहिए। तो पार्टी जो कि उच्च आदर्श रखती है, भाजपा, 240 हार है या जीत है? और उन्होंने कभी कहा कि राष्ट्रपति तलाशें, अन्य दल अगर बना सकते हैं तो बनाए, और यदि कोई नहीं बना सकेगा तब फिर मैं बनाऊंगा। देश तो सरकार विहीन नहीं रहेगा। और कहने का उनका ये भी एक है कि 3 बार में कांग्रेस को इतना ही आया, हम तो एक बार में 240 ले आए। इसमें आप अपनी पीठ ठोकते हैं इसलिए कि आपको 240 आया, आप बहुमत के पास नहीं। एक नज़रिया हो सकता है ये देखने का, ये भी एक नज़रिया है। और लेकिन ये भी एक सच है कि कांग्रेस आज कह रही है कि बीजेपी ने जिस आपातकाल का जिक्र किया है और 50वीं बरसी पे कहा है कि संविधान हत्या दिवस है, कांग्रेस कह रही है कि आज देश में अघोषित आपातकाल लगा है और सरकार इस बारे में चर्चा नहीं करती। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें एक तरह से जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसमें एक तरह से कब्ज़ा है। संघ और उसके सरकार ने अपने अपने लोगों को बिठाया है
लेकिन ये भी आपातकाल के दौरान, आपातकाल के ने राजनीति में, देश की राजनीति में, कि वो भी एक दौर था जब जयप्रकाश नारायण थे, और उन्हीं जयप्रकाश नारायण के एक तरह से राजनीतिक शिष्य रहे थे लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग उस ज़माने में उभरे थे, और आपातकाल के दौर के ही वो नेता रहे हैं जो उस नेताओं की उस खेप के बारे में क्या कहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है, जो आपातकाल के बाद देश को मिले हैं और आज उन्होंने अलग अलग तरीके से राजनीति में अपनी साख कायम की। राजनीति वर्तमान का खेल होता है, उसके लिए आप पास्ट को कुरेद के यूज़ करने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन आपने जिन नेताओं की चर्चा की वो 50 साल पहले कांग्रेस के विरुद्ध थे, सर्वाधिक आलोचक थे, और उन्होंने कभी उसका समर्थन नहीं किया, आज भी वो समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, अगर आपातकाल लगा करके कोई वैसा करता है और कोई बिना आपातकाल लगाए वह सब कर रहा है, तो कौन ज़्यादा गंभीर अपराध कर रहा है? वो तो संविधान के दायरे में उसने भी अपराध किया जिसने किया, और जो बिना लगाए कर रहे हैं वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये तो सोचने की बात है, जनता पर है। और ये लोग जो आज इनके साथ हैं या उनके साथ हैं, सो परिस्थितियां देखिए किस तरह से, सो चुनाव आयोग वाला मामला जिसमें कार्रवाई हो रही है, किस तरह से आयोग अपना स्टैंड बदल रहा है, इस सब पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, लोगों की समझ है। 50 साल पीछे जाकर के इंदिरा गांधी के और उस समय के लोग नहीं हैं, उस समय की परिस्थितियां नहीं हैं। आज की परिस्थितियों में जिन दलों को जो उचित लगता है, कोई किसी खूंटे से बंधा नहीं होता। जनसंघ मिटा करके भाजपा बना, जनता पार्टी में वो लोग गए, फिर डुअल मेंबरशिप के इशू पर भारतीय जनता पार्टी बनी। तो कुछ बंधा रहता है क्या? राजनीति चंचला है, चंचल परिस्थितियों की जन्मदात्री है, और राजनीति आज का होता है। लेकिन इतिहास राजनीति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन राजनीति का पर्याय नहीं बन सकता है। धन्यवाद।